अच्छा, अब कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर W3 स्कूल्स में ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस मेंशन की हुई हैं। मैं एक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो किसी और पेज पे मूव कर गया। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि मैं किसी के ऊपर पे क्लिक करूँगा कहीं और मूव कर। इस तरह के टैग या इस तरह का टेक्स्ट बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग, ये टैग डिफरेंट पेजेस जो हमारे बने हुए हैं वेबसाइट के उनको आपस में लिंक करने के लिए। अब दो चीज़ें हैं, एक एचरेफ और एक हमारा कंटेंट का टैग के दरमियान जो जगह जहां हम लोग कंटेंट देखेंगे। कंटेंट वो है जो यूज़र को शो हो। एचरेफ के अंदर हम वो वैल्यू पास करेंगे जिस पेज पर लेके जाना। दोबारा अभी हम लोग करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा फेसबुक, मैं यूज़र को कहता हूँ कि भाई लिंक मैंने किसका दिया है, यूट्यूब का। तो क्या करवा रहा हूँ, फेसबुक। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा यूट्यूब ओपन, एंकर टैग। अब सेंटर में टैग के दरमियान हम लोग क्या शो करवाना है, कंटेंट। कंटेंट कहाँ शो होगा, जो स्क्रीन पे यूजर देख रहे हैं। बैकेंड पे हमें किस फाइल पे लेके जाना है, किस लिंक पर लेके जाना है, या कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे एचरेफ के थ्रू। अच्छा, ये तो होगा कि किसी भी हमें लिंक पर लेके जाना, जैसे यूट्यूब का मैंने दिया, फेसबुक का दे सकते हो। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है YouTube.com सिंपल, तो आप अपना यूट्यूब का भी दे सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ YouTube.com@, तो अब डायरेक्ट मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट कर। तो ये अब ये वाला काम हम लोग कब करेंगे कि भाई आपने किसी एक स्पेसिफिक, जब आप वेबसाइट बना रहे हो और सोशल मीडिया लिंक्स लगाने, फॉर एग्जांपल लोग कोई भी एक वेबसाइट, ये आ गया ट्विटर का, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, गिटहब का, इंस्टा का, टिकटॉक का और डिस्कॉर्ड का। अब स्लैश के बाद वाला जो उन्होंने लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा है, और अब इस कंपनी का ट्विटर ओपन होगा, इस कंपनी का यूट्यूब, इस कंपनी का लिंक्डइन, इस कंपनी का गिटहब। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जनरल यूट्यूब ओपन करवाना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक। वही लिंक वो ओपन करते, एक ही लिंक दे सकते। उन्होंने कंटेंट में लोगो लगाया हुआ है, कंटेंट है ना, हम लोगों ने कंटेंट में उसको ये शो करवाया है। अब चूंकि अभी हम लोगों ने लोगो लगाना पड़ा नहीं है, तो अभी हम लोग उसके ऊपर जाएंगे भी नहीं। आज इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इमेज का टैग पड़े, फिर हम लोग लोगो भी लगा लें। कोई बहुत टाइम है हमारा, यही काम करने हैं, लोगो लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। डिफरेंट आइकन्स की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिएक्ट आइकन्स। ये जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे उस वक्त यूज़ भी करेंगे। एग्जांपल में टिकटॉक यूज, टिकटॉक, अब ये टिकटॉक का आइकन आ गया। अब ये आइकन हम लोग फिर अपनी वेबसाइट में लगा लें, तकरीबन हर एक चीज़। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं आइकन्स के लिए, ये रिएक्ट आइकन्स ने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया।
जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया एंड डिज़ाइन आइकन्स, फिर बूटस्ट्रैप आइकन्स, बॉक्स आइकन्स, सरकम आइकन्स, css.gg, डेव आइकन्स, इसी तरह बहुत सारी आइकन्स की लाइब्रेरीज पड़ी। रिएक्ट आइकन्स क्या कर रहे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसमें तकरीबन सारे मिल जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा कि अगर हमें अपने ही किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर, home.html दो फाइल होगी, अगर मुझे अपने ही किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर, अपनी ही वेबसाइट के, जैसे हमने ये W3 स्कूल पर देखा कि अपने ही दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग फेसबुक चला रहे हैं तो एक हमारी प्रोफाइल वाला पेज है, एक जहाँ पर हम लोग अपनी फीड चेक कर रहे हैं, एक जहाँ पर हम लोग रील्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक जहाँ हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, फिर एक शॉपिंग का भी उन्होंने ऐड कर दिया, मार्केट प्लेस जिसे बोलते हैं। फिर उनका एक पेज है जहाँ से हम लोग एड्स मैनेज कर रहे हैं, फिर एक पेज है जहाँ से हम लोग अपने पेजेस का डैशबोर्ड मैनेज कर रहे हैं, फिर एक पेज है जहाँ से हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे पेजेस बनाए। अब उन बहुत सारे पेजेस का मतलब क्या है कि उतनी ही HTML फाइल्स, जितने पेज उतनी HTML फाइल, अब उनको उस पर रीडायरेक्ट करना है। वो रीडायरेक्ट कैसे करना है, चलिए हम लोग लिखेंगे। अब ये पाथ हमें थोड़े से समझने पड़ेंगे। पाथ समझने के लिए टर्मिनल, अब मैंने अपनी लोकल ड्राइव ई ओपन की हुई है, उसके अंदर जाके मैंने एक कमांड चलाई डायरेक्टरी। अब उसके अंदर जितने भी फोल्डर थे ना वो उसने मुझे सारे शो कर दिए, AI, कोड एसेट, कोड रिव्यू, कंटेंट, साइबराबाद, डिजाइन इंस्पिरेशन, डेस्कटॉप, डाउनलोड, फ्यूचर सजेशंस, KPK, लर्निंग मटेरियल, पेनावर्सल साइन, डिफरेंट सो ऑन। अब यही अगर मैं जाकर आप लोगों को दिखाऊं, ये वही सारे फोल्डर लोकल ड्राइव ई में जाता हूँ, PC और लोकल ड्राइव ई, वही सारे हो। अब अगर मुझे इसमें से किसी एक फोल्डर के अंदर मूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर मूव करता हूँ, CD प्रैक्टिस, मुझे उसका नेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आके हम लोग दोबारा कमांड चाहते हैं डायरेक्टरी के, तो उसके अंदर जितने भी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ लोकल ड्राइव ई। जैसे यहाँ पर तो है ना कि अगर मैं प्रैक्टिस में आ गया, अब मैं वापस जाना चाह रहा हूँ तो मैं ये बैक एरो पर क्लिक करूँगा और वापस लोकल ड्राइव ई में आ गया। अब अगर मुझे वहाँ से जाना कोड के थ्रू, तो कोड के थ्रू जाने के लिए कमांड है CD डॉट 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 डॉट। का मतलब क्या है कि इसका जो पेरेंट फोल्डर, सिंगल डॉट का मतलब है कि ये फोल्डर, और डबल डॉट का मतलब है कि इसका पेरेंट फोल्डर या इसके जो टैग जाएंगे वहां। अगर मैं जानूँ CD तो सिंगल डॉट का मतलब क्या है कि ये जो स्पेसिफिक फोल्डर है, और डबल डॉट का मतलब है कि जो इससे प्रीवियस फोल्डर। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर किया है सिंगल डॉट ये वाला फोल्डर। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस, इसके अंदर फोल्डर है DSA के नाम। मैं क्या करूँगा, CD प्रैक्टिस डैश DSA, प्रैक्टिस के अंदर जो DS है उसके अंदर ले जाओ, एक साथ ही दो फोल्डर के अंदर मूव करें। दिया यार, जो नीट कोड है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं DSA ओपन कर रहा हूँ, नीट कोड प्रिंसटन, गिट रीडमी, रीडमी आ गया। गिट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो हिडन फाइल, स्लाइड भी आगे बाकी। अब अगर मुझे बैक जाना है तो मैं क्या करूँगा,
डॉट डॉट, अब ये लेके जाएगा डीएसए के पेरेंट फोल्डर, यानी प्रैक्टिस। अब इससे बैक जाना है तो स्लैश डॉट डॉट, अब आ गया मैं ई। मतलब वो लोकल डिस्क, अगर हमने लोकल डिस्क की चेंज करनी है फिर हम वो लगाएंगे डिस्क का नेम और डी एंटर लोकल डिस्क, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें प्रैक्टिस के अंदर डीएसए में जाना था, तो हम लोगों ने क्या लिखा, डी प्रैक्टिस स्लैश डीएस। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर में जाना तो हमें दोनों फोल्डर का नाम स्लैश के साथ करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ किया है कि डॉट इस फोल्डर में स्लैश इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल अब बताने लगा या फोल्डर बताने लगा, होम डॉट एच टी एम एल फाइल। जैसे ही अगर मैं करूँगा ना डॉट स्लैश, तो उसने मुझे दोनों ऑप्शन दे दिए कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल मौजूद। अब ये काम हमें टर्मिनल में नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे वी एस कोड के इंटेलिजेंस, या यही काम हमें वर्ड में या नोट पैड में नहीं मिलेगा। वी एस कोड की इंटेलिजेंस है कि वो डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सी फाइल मौजूद है, और उस लिहाज से आपको वो ऑप्शन दे कि होम या इंडेक्स। हम लोगों ने होम पे मूव करना था, जैसे ही मैंने किया हमारे home, और ये उसने ऊपर भी होम डॉट एच टी। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, वो है टारगेट। उसकी एक वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है वो तो हम लोगों ने देख ली, एक है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है, के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में फाइल ओपन कर। ये ऑटोमेटिकली कर रहा है एच टी एंकर टैग के लिए। जी जी, नहीं, देखो, जब हम लोग एच टी एम एल लिख रहे हैं ना, तो एच टी एम एल के टैग्स में कुछ प्री डिफाइंड सी एस एस, जैसे हम लोग प्री डिफाइंड सी एस एस भी बोलते हैं या प्री फ्लाइट सी एस एस भी, वो उन्होंने करके दी हुई है एच टी एम एल के लिए। अब वो कौन कौन सी है, जैसे हम लोगों ने हेडिंग लिखी तो हेडिंग का टेक्स्ट बड़ा है नॉर्मल पैराग्राफ से, और बोल्डर भी है, वो सी एस एस के थ्रू उन्होंने करके दिया हुआ। इसी तरह जब हम लोगों ने एब्रीविएशन को यूज़ किया तो वो हल्का सा अंडरलाइन आ गया, वो उन्होंने करके दिया। ये हम कस्टम भी बना सकते हैं इस तरह का अंडरलाइन। इसको तो अक्सर जो हम लोग मूवीज़ वगैरह के लिए डिफरेंट वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐड आती है तो वो हमें नए पेज पर रीडायरेक्ट कर, तो इसलिए रीडायरेक्ट कर। अब ये रीडायरेक्ट वाला ऑप्शन कहाँ पर यूज़फुल है कि न्यू पेज में ओपन करे, उसी पेज में ना ओपन करे। फॉर एग्जांपल हम लोग चला रहे हैं कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट में हम लोग स्क्रॉल या यूट्यूब चला रहे हैं, अब उसमें स्क्रॉल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एंड पर जाके हमें एक वीडियो मिल गई, कोई भी कोड की वीडियो मिल गई या कोई गेम की वीडियो मिल गई, जो भी हम लोग देखना चाह रहे थे वो वीडियो मिल गई। अब हमने उसके ऊपर क्लिक किया, उसने उसी जगह पर पेज को ओपन कर दिया, मतलब टारगेट ब्लैंक हम लोगों ने वहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया।
तो उसने उसी पेज पर उसे ओपन कर। अब अगर मैं बैक जा रहा हूँ तो वो बिल्कुल वहां से नहीं शो करेगा, वो बिल्कुल टॉप पर ले जाएगा। अब मैंने जितना स्क्रॉल किया वो सारा वेस्ट। अब उस चीज़ से बचने के लिए हम न्यू टैब में ओपन करते हैं टैग। अभी न्यू टैब में ओपन टारगेट। अच्छा, ऐसा टेक्स्ट मतलब है तो ये टेक्स्ट ही ना, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ऐसा टेक्स्ट जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पर या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, बाकी सारा टेक्स्ट जो हम लोग वेबसाइट पे शो कर रहे हैं वो वैसे भी हमें वर्ड में या नोट पैड में बाकी जगहों पे भी मिल जाता है। जब वेबसाइट्स आई थी उस वक्त या हमें हर जगह मिल रहा था या हम लोग लिख पा रहे थे। लेकिन ये एक नई टर्म थी तो इसको एक एक्स्ट्रा नेम दिया गया हाइपर टेक्स्ट। उसी की बेस पर फिर हमने HTML का नाम रखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस एंकर टेक्स्ट की बेस पर। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी बेस पर हम लोगों ने नाम रखा। फिर डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें एक प्रोटोकॉल है HTTP, मैं आप लोगों को दिखाऊं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि ये उस वक्त बना था जब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में होता ही टेक्स्ट, इमेजेस अभी एक्सप्लोर ही नहीं की गई। इसलिए इन सारी चीज़ों का नेम उसी बेस पे रखा गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट प्रोटो ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट जो हमने इनके टाइप। इमेजेस बाद में एक्सप्लोर हुई हैं या मतलब बाद में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। अच्छा, अब आगे एट्रीब्यूट्स की भी दो टाइप। एक है टैग स्पेसिफाइड और दूसरा है जनरल। टैग स्पेसिफाइड का क्या मतलब है कि वो एट्रीब्यूट किसी खास टैग के साथ ही आ सकता है, वो हर टैग में हम लोग नहीं लिख सकते। और जनरल का क्या है कि वो हर टैग के साथ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आईडी है, तो आईडी हम हर टैग को दे सकते हैं। आईडी का एट्रीब्यूट कैसे देंगे? आईडी इज इक्वल टू, एट्रीब्यूट कैसे पास करना है? टैग नेम जहाँ पर स्टार्ट हो उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद हम लोग वैल्यू पास, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब आईडी का एट्रीब्यूट हर कहीं हम लोग पास कर सकते हैं, लेकिन टाइप नो स्लेश, क्योंकि टाइप स्पेसिफाइड है इनपुट के लिए या बटन के टैग के लिए। वो भी हम लोग जब स्टडी करेंगे उस वक्त हमें आइडिया होगा कि जो हमारा टाइप का एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाइड है चंद एक टैग्स के लिए, लेकिन जो हमारा आईडी का एट्रीब्यूट है वो जनरल पर्पज है, वो हम किसी को भी पास कर सकते हैं। इसी तरह क्लास का एट्रीब्यूट वो भी जनरल है। अब इन दोनों एट्रीब्यूट का काम क्या है वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करें। जैसे अभी तक हम लोगों ने तीन एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। एक टाइटल जो कि एब्रीविएशन में आ रहा है,
और दो एट्रीब्यूट पढ़े हैं हम लोगों ने एंकर टैग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके अलावा भी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम लोग यही दो यूज़ करते हैं। पेरेंट भी है, सेल्फ भी है, टॉप भी है, लेकिन दो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये वो होती है कि उसी में या उस। अच्छा, एंकर का टैग एक काम के लिए और भी यूज़ होता है कि आपने इसी फाइल में कहीं और मूव करना है, किसी और सेक्शन। मसलन मैं एक एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ, आईडी, और एंकर के टैग में मैंने कह दिया कि भाई index.html स्लैश। अच्छा, जब हमें आईडी को कॉल करना है ना कहीं पर भी, आईडी को गेट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करेंगे हैश का। अब ये हैश का क्या सिंबल, क्यों, मतलब कैसे यूज़ करेंगे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, स्टडी हम लोग करेंगे, डीप डाइव करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पेज के उससे पेज के उससे अगर किसी और पे हम लोग करेंगे तो उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर। यहाँ पर तो पेज हमारे पास छोटा सा है ना, जहाँ पर हमारे पास बड़ा पेज होगा वहाँ पर हम। यहाँ तक क्लियर? बॉडी में कहीं एट्रीब्यूट है आईडी का? बॉडी में एट्रीब्यूट वो तो अभी समझाने के लिए लगाया कि जो जनरल पर्पस एट्रीब्यूट है वो हम लोग किसी टैग में भी लगा सकते हैं। वो लगाना ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने रिमूव भी कर दिए बॉडी में। वो सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया कि एट्रीब्यूट की दो टाइप्स हैं, एक टैग स्पेसिफाइड है और एक जनरल पर्पस। जो जनरल पर्पस है वो हर टैग में आ सकता है, वो चाहे हेड में लगा लो, टाइटल में लगा लो, वो बॉडी में लगा लो, हेडिंग में लगा लो, मेन उसमें मेन में लगा लो, पैराग्राफ में लगा लो, स्पैन में लगा लो, किसी टैग में भी लगा लो। लेकिन जो टैग स्पेसिफाइड है, जैसे हम लोगों ने टारगेट पढ़ा एंकर टैग के लिए, टाइप पढ़ा इनपुट या बटन के लिए, हम लोग वो उसमें यूज़ करेंगे जब हम लोग टैग डीपली पढ़ेंगे इनपुट और बटन, तो वो हम लोग वहाँ पर यूज़ करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सबसे लास्ट वाला, माय नेम हैश वाला समझाओ। नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल का मतलब क्या है। अच्छा, अभी हम लोग एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन आए हैं कि एक तो जो एंकर टैग के अंदर हमने हैश वाला किया है वो क्या है, वो पहले समझते हैं फिर जनरल पे भी आते हैं। हमारी वेबसाइट के ना बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन है की वेबसाइट निकाली, ये इसका मेन हीरो सेक्शन आ गया, ये फिर चैट जीपीटी की डिफरेंट चीज़ें आ गई, फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें आई, उन्होंने बताया कि फॉर बिजनेस के लिए चैट जीपीटी कैसे सूटेबल है, डेवलपर्स के लिए कैसे सूटेबल है, स्टोरीज आ गई उनकी,
न्यूज़ आ गई और ये एंड पे फुटर आ गया। अब यहाँ पर न्यूज़ मेंशन, अब मैं यहाँ इस पेज के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है उस सेक्शन पे मूव करना चाह रहा हूँ, या स्टोरीज आ रही हैं उस पर मूव करना चाह रहा हूँ। तो जब मुझे एक पेज के अंदर किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन पर मूव करना है, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे उस स्पेसिफिक सेक्शन का पता होना चाहिए कि मुझे इस स्पेसिफिक सेक्शन पर मूव करना है। अब जब मुझे उस स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर मूव करना है, तो मुझे अपने कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई इस स्पेसिफिक सेक्शन। अब जब कंप्यूटर को बताना है तो कंप्यूटर को बताने के लिए उसकी एक निशानी रखनी पड़ेगी कि भाई इस सेक्शन के ऊपर मूव करो या इस टैग के ऊपर मूव करो। अब मैंने वहां पर ये क्यों नहीं लिखा कि भाई H1 पे मूव करो, क्योंकि H1 एक वेबसाइट में बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने क्या किया, उस टैग को एक आईडी असाइन कर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें असाइन कर दी CNIC नंबर, या सैलानी वालों ने आपको असाइन कर दिया आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के रोल नंबर, कि वो यूनिक है। अगर किसी को ने आपको बुलाना है कि आपकी अटेंडेंस कम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग कि उस यूनिक रोल नंबर के थ्रू आपको गेट कर लेंगे और बुला लेंगे। तो ये ऐसे ही है ना, जैसे H1 टैग का नेम है और हमारे यहाँ स्टूडेंट का नेम फॉर एग्जाम्पल किसी का तलहा है, तलहा क्लास में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर सबका यूनिक है, हम आईडी भी बोलते हैं। इसी तरह हम लोगों ने एक यूनिक आईडी दे दी। जब यूनिक आईडी दे दी है तो उसके बाद फिर जब हमें उस यूनिक आईडी को कॉल करना है, तो फिर हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये फाइल नहीं है, ये आईडी है। दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये टैग का नेम नहीं है, ये फाइल नहीं है, या ये कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक नहीं है। अब वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें शुरू में हैश लगाना पड़ा, हैश आईडी नेम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि क्या माई नेम अब जनरल होगी, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये जनरल एट्रीब्यूट का मतलब है कि वो एट्रीब्यूट हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। उसकी वैल्यू को यूनिक रखना है या सेम भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम पे। जैसे आईडी है वो हम लोग सेम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आईडी सेम कर दी फिर हम लोग टैग भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने आईडी भी सेम ही करनी है तो हम लोग टैग यूज़ कर लेते हैं। जनरल पर्पस का मतलब है कि ये आईडी का एट्रीब्यूट मैं किसी भी टैग को अंदर यूज़ कर सकता हूँ और उसको एक आईडी असाइन कर सकता हूँ। अब वो आईडी यूनिक होनी चाहिए हर बार। वो यूनिक कैसे करनी है? आपने माई नेम यहाँ पर स्मॉल केस में लिखा है, दूसरी जगह जाके अपर केस में लिखा, तीसरी जगह जाके सिर्फ एन कैपिटल कर। अगर ऐसे करना है तब भी ठीक है, वरना माई नेम 1, माई नेम 2, माई नेम 3, माई नेम 4, माई नेम डेवलपर 1, माई नेम डेवलपर 2, माई नेम डेवलपर 3, जो भी आप लोगों को सही लगे। जैसे हमारे अक्सर इंस्टाग्राम के यूज़र नेम्स होते हैं डिफरेंट, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रखे होंगे। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स की भी हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी, और हम लोगों ने डिफरेंट टैग्स भी पढ़े हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एट्रीब्यूट्स की 2 टाइप्स क्या हैं और आगे हम लोग उनको वैल्यू क्या क्या असाइन कर टैग। सोशल मीडिया लिंक्स कैसे ऐड करने हैं, और
अच्छा, मैं एक मिनट आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ, हम लोग और आगे स्टडी करते हैं फिर आप। अब जैसे एट्रीब्यूट्स की दो टाइप है ना, इस तरह टैग की भी दो टाइप्स हैं। एक तुमने पढ़ा ना कि टैग के अंदर कंटेंट क्या क्या आता है, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसका एट्रीब्यूट, उसके अंदर कंटेंट मिला दे तो वो एलिमेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक टैग को लें तो टैग की भी दो टाइप्स। टैग की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल्फ क्लोज। दो तरह के टैग्स हैं। अब दो तरह के टैग हैं क्यों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग टैग हम लोग उस वक्त यूज करेंगे कि जब हमें टैग के दरमियान में कोई कंटेंट शो करना। हेडिंग का टैग है, उसके दरमियान में मैंने टेक्स्ट लिख दिया, वो मुझे एज अ कंटेंट शो करना। पैराग्राफ का टैग है, उसके दरमियान में मैंने एक कंटेंट लिख दिया, वो मुझे एज अ कंटेंट वहां पर शो करना। लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जिनके दरमियान में हम लोग कंटेंट नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर 3-4 दफ़ा एंटर दबाया तो फाइल को सेव कर दिया। रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, चेंज नहीं आ रहा। HTML ऑटोमेटिकली है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जब भी HTML के अंदर एक्स्ट्रा वाइट स्पेस दी हुई है वो उसको रिमूव कर देता है। वो सिर्फ एक सिंगल वाइट स्पेस को काउंट करे। जितने भी एंटर हम लोगों ने लिखे हैं, जितनी भी चीज़ें की हैं, वो सारी खत्म कर दे। तो अब वो लगाने के लिए हमें एक टैग एक्स्ट्रा दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग, और उसका जो टैग है वो है BR। अब इस BR टैग के अंदर हमें कोई कंटेंट शो नहीं करवाना, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ नेक्स्ट लाइन पर लेके आना या एक लाइन एम्प्टी छोड़नी है। इसको हम लोग लिखेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या है कि जो ओपनिंग टैग है उसी के एंड में हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अब अगर मैं इसी को ही और एक BR टैग लगा देता हूँ, एक लाइन का गैप है, BR। जितने टैग लगाते हैं वो उतने लाइन ब्रेक ऐड होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है? जहाँ पर मुझे दरमियान में कंटेंट शो करवाना है कि भाई इसके दरमियान ये कंटेंट शो कर। जब मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है शो करवाने के लिए, फिर कोई ओपनिंग, फिर सेल्फ क्लोज। तो मैंने बता दिया कि भाई ये टैग है, इसका ये काम है। इसी तरह एक टैग आता है HR का, इसका काम भी लाइन ब्रेक, लेकिन सिर्फ ये एक लाइन लगा दे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा। जी, बिल्कुल। लाइन ब्रेक दोनों काम दोनों का सेम ही है कि वो लाइन ब्रेक कर देंगे जहां पर टेक्स्ट है। फिर HR क्या करता है कि एक लाइन लगा देगा यहाँ से, बाकी के सारे BR रिमूव कर देता हूँ। उसने सेंटर में एक लाइन लगा दी, उसको नेक्स्ट लाइन। हाँ, वो कम भी हो सकती है, वो हम लोग CSS के साथ कर लेंगे, जैसे कोई नहीं। आपको करके दिखा देता हूँ। शायद लाइन छोटी बड़ी करनी है। अब इसी तरह हमारे पास एक टैग है अपनी पिक्चर लगाने की, इमेज।
इमेज का टैग, कोई इमेज हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। फ्री डाउनलोड और स्मॉल भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इमेज मैंने जब डाउनलोड की तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर आई? डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। लेकिन मैंने वहाँ से कट करके अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर ली। अच्छा, मैंने उसको डाउनलोड की फ़ोल्डर से कट करके अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर लिया। वो क्यों किया? क्योंकि मुझे अगर HTML का फाइल का पार्ट डॉट स्लैश करके देना पड़ा, इमेज के पास भी वैसे ही देना पड़ेगा। तो अब वो डाउनलोड तक लेके जाना एक तो मेरे लिए मुश्किल था, और दूसरा ये कि जब मैंने अपनी वेबसाइट किसी सर्वर पे डिप्लॉय करनी थी या किसी जगह डिप्लॉय करनी थी ताकि मैं अपने दोस्तों को या यूज़र्स को दिखा सकूं, तो उसके पास मेरे डाउनलोड वाला फ़ोल्डर नहीं जाना था। मैंने उसको वेबसाइट को कहना था जब डिप्लॉय करनी थी कि क्लास 2 वाला फ़ोल्डर कॉपी करो और सर्वर पे पेस्ट कर दो, इसका बिल्ड बना के पेस्ट कर दो। तो इसके अंदर जो चीज़ें थी वही जानी। अब सर्वर के ऊपर मैंने फाइल रख दी, अब सर्वर के डाउनलोड फोल्डर में तो ये फाइल मौजूद नहीं है, तो इमेज शो नहीं होनी थी, एरर आ जाता, इसलिए मैंने वहाँ से कट करके पेस्ट की। दो वजह हैं, एक कि जब मैंने वेबसाइट डिप्लॉय करनी थी लिंक के ऊपर www.com के ऊपर, तो वहाँ पर मेरी शो नहीं होनी थी। दूसरा, डॉट स्लैश कर करके मेरे लिए पाथ फाइंड करना बहुत मुश्किल, डाउनलोड तक जाना। अच्छा, अब इतना बड़ा नाम, सैमसंग, मेमोरी, एम, अगर नंबर, और ये भी मुझे करना मुश्किल है। मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, रैम सिंपल। क्यों किया? क्योंकि नाम रखना मुश्किल था। अब मैंने एक टैग लगाया, IMG। अच्छा, अब इमेज का टैग मुझे अपने मतलब यूज़र को इमेज तो शो करवानी है, तो अब क्या मैं इमेज यहाँ ला के पेस्ट करूँगा अपनी HTML फाइल में? नहीं नहीं, उसका मैं पाथ दूंगा, जैसे मैंने ऊपर HTML फाइल का पाथ दिया, वहाँ पर मैंने फाइल ला के पेस्ट नहीं की थी, उसका पाथ दिया था। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी पाथ देंगे। हाँ, अब वो पाथ देने के लिए जैसे वहाँ पर href का एट्रीब्यूट था, हमारे पास इमेज में सोर्स का एट्रीब्यूट, सोर्स के एट्रीब्यूट में डॉट स्लैश रैम डॉट जेपीजी। वो एक्सटेंशन लिखनी जरूरी है, वैसे तो खुद ही दे देते। अच्छा, एक हमें और एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, ALT, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारी पिक्चर किसी वजह से लोड नहीं हो रही, इंटरनेट स्लो है, पिक्चर लोड नहीं हुई, या कोई और प्रॉब्लम है, वो पिक्चर लोड नहीं हो रही, तो वहां पर वो टेक्स्ट शो कर कि भाई ये इस पिक्चर की ये डिस्क्रिप्शन है, उसको थोड़ा सा आइडिया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कंपनी, तो ये पिक्चर तो हमारी आ गई है, काफ़ी बड़ी है पिक्चर। तो हम विड्थ और हाइट दे के इसको सेट करेंगे, लेकिन ये हमारी पिक्चर हमने लगा ली, पिक्चर हमारी आ गई। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक काम कर रहा हूँ कि रैम की जगह रैम्स डॉट जेपी, फाइल का नेम क्या है? रैम, इसको मैंने चेंज कर दिया रैम्स पर, जान के मैंने गलत किया ताकि पिक्चर लोड ना हो। अब पिक्चर लोड नहीं हुई, तो जो हम लोगों ने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मेंशन किया था वो टेक्स्ट लिखा। अब हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए एट्रीब्यूट देंगे कि भाई इसकी विड्थ हो फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स, और हाइट हो 500।
एक को दे देंगे, या CSS के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत ऑप्शन है हमारे पास। अभी चूंकि हमारे पास हमने पढ़ा उतना है तो हम उसी को देख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बहुत ऑप्शन है कि हमने पिक्चर को कैसे करना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, टेलविंड। कि जितना बैकग्राउंड है उतनी इमेज कवर कर ले, जो इमेज का साइज है। लेफ्ट और राइट पर स्पेस एम्प्टी छोड़ दे, राइट ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन पूरी कवर, हाइट भी पूरी कवर करे, विड्थ भी पूरी कवर करे। वो इमेज चाहे स्ट्रेच हो जाए लेकिन कवर पूरी करनी चाहिए। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आगे आगे स्टडी करेंगे ना, कि जितना साइज है हाइट और विड्थ छोड़ो बस। आज ऑब्जेक्ट मतलब ये यहाँ पर हमने कहा कि जितनी भी पिक्चर का साइज है, जैसे हमारी बहुत बड़ी पिक्चर आ जाए, हम लोगों ने कहा कि भाई डिस्प्ले कर। अब उन्होंने सेट किया हुआ कि इतने हिस्से में डिस्प्ले करने है, तो उनका ये आ रहा है कि भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने यही कुछ पढ़ना है सारा कुछ, कि इमेज को क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें। मज़ा आएगा। अच्छा, अब मैंने इमेज लगा ली। अब एक इमेज मैंने ये लगा ली है, अब इसको मैं कर यहाँ पर जाके मैं आइकन इमेज एज, और इसको भी मैं नोट से कट करके और यहाँ पर पेज। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे रैम नहीं, मुझे करनी है इमेज डॉट वेब पे। मैं जा दोनों में, दोनों एक साथ के लिए दो इमेज टैग लगा लें तो हम लोग। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट HTTPS सेट करना, उसके लिए हम लोग एंकर टैग लगाएंगे। सोशल मीडिया लिंक। अब कंटेंट हमें शो करवाना है, वो कहाँ पर आएगा? मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एंकर टैग लगा रहा हूँ, एंकर टैग जो हमें कंटेंट शो करवाना है वो कहाँ पर आएगा? इन दोनों टैग्स के दरमियान में, यहाँ पर इस वक्त कर्सर ब्लिंक कर। अब मुझे कंटेंट के तौर पर वो टिकटॉक का आइकन शो करवाना है। सारा कॉपी करके या कट करके हम लोग, और अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रीडायरेक्ट करना है tiktok.com पे। HTTPS डायरेक्टेड। अब यहाँ पर मैंने इमेज लगाई है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इमेज लगाना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर हम लोग आइकन ही लगाएं, लेकिन चूंकि अभी तक हम लोगों ने आइकन्स को स्टडी नहीं किया है, तो इमेज का टैग हम लोगों ने वैसे भी स्टडी करना है, तो इमेज का टैग भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, और वो सोशल मीडिया के तौर पे कैसे यूज़ करना वो भी हम लोगों ने। अच्छा, एंकर टैग आ गया। अब एंकर टैग के दरमियान में यहाँ पर आएगा कंटेंट।
जो हमें यूज़र को शो करवाना है कि ये यूज़र को शो हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, तो ये मेरे यूज़र को शो हो रहा है गूगल। अब मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम्हें मैंने रीडायरेक्ट कहाँ पे करना, यूट्यूब पर। हम गूगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए दोनों अलग अलग कर रहा हूँ कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अक्सर हम लोग किसी मूवी, थर्ड पार्टी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करें, तो मूवी के ऊपर क्लिक करते हैं, वो किसी ऐड के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। वो ऐसे ही वर्क कर, क्या उन्होंने शो आपको मूवी करवाई हुई है, लेकिन पीछे उन्होंने ऐड का लिंक लगाया है। तो अब अगर मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा, अच्छा अब एक चीज़ और जो नोटिस करने के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर शायद मुझे आइडिया नहीं कि कलर का डिफरेंस शो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास ये कलर डिफरेंस शो हो रहा है, थोड़ा बहुत बिल्कुल लाइट। अब जब तक मैंने उस पेज को विजिट नहीं ना किया, वो ब्लू रहेगा, जब मैं विजिट कर लूँगा तो पर्पल हो जाएगा, जैसे नॉर्मल गूगल क्रोम में भी होता है। तो ये अब कोई भी स्टाइल मैंने नहीं किया, ये प्री डिफाइंड है, ये प्री फ्लाइट सी एस एस है जो एच टी एम एल ने हमें प्रोवाइड की। गूगल youtube.com नहीं है, सॉरी, एच टी टी पी नहीं लगा हुआ इसके स्टार्ट पर। गूगल, अब इस कंटेंट की जगह मैं चाह रहा हूँ कि भाई इमेज शो हो जाए, टेक्स्ट ना शो हो। वो हम इमेज शो करवा दें, वो हम पूरा का पूरा एक मूवी का या प्रोडक्ट का कार्ड शो करवा दें, या एक ऐड का प्रॉपर डायलॉग बॉक्स ओपन कर दें, या किसी भी जगह ये कोई भी चीज़ हम लोग शो करवा सकते हैं इस टेक्स्ट की जगह। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या शो करवाना। अभी के लिए चूंकि हम लोगों ने टेक्स्ट और इमेज ही पढ़ा है, तो टेक्स्ट तो हमने करके देख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज आ जाए। तो इमेज के लिए हम लोग कोई भी इमेज का टैग जो हम लोगों ने लगाया है वो कॉपी करेंगे और उसे टेक्स्ट की जगह पर शो करवा दें। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं, या गूगल जो भी हम लोगों ने लिंक लगाया, अब इसी के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो अब काम सारा वही रहेगा, लेकिन न्यू टैब में उसने यूट्यूब ओपन कर दी, पुरानी मेरी वेबसाइट। जी जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि जो मैंने पहले इमेज डाउनलोड की थी अनस्प्लैश से रैम की, वो लैपटॉप के साथ, उसका आइकन डिफरेंट आ रहा है, और जो मैंने टिकटॉक वाली या इमेज डाउनलोड की है उसका आइकन और आ रहा था। लिस्ट, ये डिपेंड करता है एक्सटेंशन पर। अब जो हमने टिकटॉक की डाउनलोड किया है ना, उसकी एक्सटेंशन है वेब पी, और इमेज की है डॉट जिप, तो एक्सटेंशन की बेस पर उसने ये डिटेक्ट की। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले टेक्स्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया, सबस्क्रिप्ट रहता था, सुपरस्क्रिप्ट रहता था, बोल्ड और इटैलिक को हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एब्रीवेशन देखी कि एब्रीवेशन कैसे शो करवानी है। फिर कोटेशन, दो तरह की, इनलाइन और ब्लॉक लेवल कोटेशंस को हम लोगों ने स्टडी किया है।
फिर हम लोगों ने हाइपर टेक्स्ट को या एंकर टैग को पढ़ा और एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। फिर हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स की आगे दो टाइप्स पढ़ी, कि एक तो है टैग स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट और एक है जनरल पर्पज एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद हम लोगों ने इमेज के टैग को पढ़ा, और फिर इमेज के टैग के हम लोगों ने एट्रीब्यूट पढ़े कि सोर्स में हम लोग इमेज का पाथ देंगे जहाँ पर इमेज आती है, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे ताकि अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं हो रही, जैसे इमेज का हम लोगों ने पाथ गलत दे के देखा, नेम गलत दे दिया, इंटरनेट स्लो है वो डाउनलोड नहीं हो रही, या कोई और प्रॉब्लम है किसी वजह से वो वेबसाइट आपके इलाके में बंद है, तो टिकटॉक मेरा ख्याल सॉरी ट्विटर वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा, वो आपको वीपीएन यूज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर टेलीग्राम या और भी डिफरेंट चीज़ें तो नहीं चल रही। इमेज डाउनलोड वो भी किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं गूगल से उसका एड्रेस कॉपी करके लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अनस्प्लैश से हम लोग लगा, कोई भी एक ले लेते हैं, एक ले। अब मैंने इसका ये वाला लिंक कॉपी किया और इमेज के पाथ में पेस्ट कर, और इमेज न्यू टैग, ये आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वाली जो इमेज है ना, ये पड़ी है अनस्प्लैश के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी और पाकिस्तान के सारे यूज़र मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, किसी वजह से पाकिस्तान ने अनस्प्लैश को बैन कर दिया, तो वो इमेज लोड होना बंद हो जाएगी। अगर डाउनलोड करके मैंने अपलोड की हुई है तो जब तक मेरी वेबसाइट चल रही है वो इमेज भी चल रही है, या अनस्प्लैश वालों ने अपने प्लेटफॉर्म से ये इमेज ही डिलीट कर दी अगर उनकी प्राइवेसी ब्रेक कर रही है, फिर भी मेरे प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाए। ये एक नुकसान है, वरना करने को हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लिंक लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो भी इमेज है उसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास उसका वो लिंक आ जाएगा। वो तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपने गूगल ड्राइव में कोई इमेज अपलोड करके वहाँ से ड्राइव से लिंक लगा दें। चलिए अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पढ़ लिया पैराग्राफ। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ी थी हेडिंग्स, और इस वीक की आप लोगों को असाइनमेंट दी थी मैंने माई सेल्फ ऐसे। अब वो कंप्लीट करने के लिए उसमें इमेज भी आप लोगों को लगा लोगे, अपनी इमेज कॉपी पेस्ट करके, जैसे यहाँ पर मैंने पाथ दिया हुआ है ./image.webp, आप लोग अपनी फाइल का नेम इमेज रखोगे और image.jpeg.png या जो भी आप लोगों की। फिर अगर आप लोग कोई एक स्पेसिफिक चीज़ का अलग पेज बनाना चाह रहे हो, माई एक्सपर्टीज़ का या माई सर्विसेज का या माई प्रीवियस बैकग्राउंड का, तो एक अलग पेज भी बनेगा। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने मिनिमम 2 पेजेस की वेबसाइट बनानी है माई सेल्फ, में आपके बारे में सारी डिटेल मेंशन हो। और एक मिनट,